अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे कि जंगल में आयान आगा उस्मान साहब को यकीन दिला रहा होता है कि वो गद्दार नहीं है और कह रहा होता है कि अगर मैं गद्दार हूँ तो अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे इसी जंगल में मौत नसीब हो, और अगर यहाँ पर कोई मुजरम है तो वो मैं हूँ। तो अगर आप सर काटना चाहते हैं तो हाज़िर है। उस्मान साहब चुपचाप आयान आगा की बातें सुन रहे होते हैं। तो फिर अयान अपनी पगड़ी उतार देता है और घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ जाता है और सर कलम करवाने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर उस्मान साहब यकूब साहब की तरफ देखते हैं तो यकूब साहब कहते हैं कि मैं पूरी ज़िम्मेदारी लेता हूँ उस्मान साहब। ये सुनकर उस्मान साहब अयान को देखते हैं और कहते हैं अयान आगा, और फिर अपनी तलवार अयान की गर्दन पर रख देते हैं। तो कहते हैं अयान आगा, मैं जानता हूँ कि आप एक माहिर ताजर हैं जो अपनी कौम से मोहब्बत करते हैं, क्या ऐसा नहीं है? तो अयान डरते हुए और कांपते हुए कहता है जी हाँ, ऐसा ही है हजूर। ये सुनकर उस्मान साहब अयान की गर्दन से अपनी तलवार हटा देते हैं और ज़मीन पर गाड़ देते हैं। ये देखते ही अयान की सांस में सांस आता है और अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा होता है और कहता है उस्मान साहब, मैं दूसरी बार अपनी ज़िंदगी के लिए आपका मकरूज़ हूँ, और उन्हें लग जाता है। तो उस्मान साहब कहते हैं कि फ़िक्र ना करो, कोई हमारा मकरूज़ नहीं रहता। और फिर उस्मान साहब सरदारान की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि अब आपकी बारी है सरदारान, आप भी जान लें, अब ना तो कोई बैत और ना ही सुल्तान मैनी रखता है, अब सिर्फ जंग होगी। मैं अब जंग पर निकलूँगा, जो मेरे साथ आना चाहता है वो आ जाए, अगर कोई ऐसा है जो नहीं आना चाहता और दुश्मन के साथ इत्तेहाद रखना चाहता है, उनकी जान की ज़िम्मेदारी मुझ पर नहीं। फिर उस्मान साहब अपनी तलवार उठाते हैं और सिपाहियों से कहते हैं, सिपाहियों, शहीदों और ज़ख्मियों को ले लें, और यह कहकर वहाँ से रवाना होते हैं। और फिर सब अपने घोड़ों पर सवार होते हैं और वहाँ से रवाना हो जाते हैं। और पीछे से कारिसी साहब यकूब साहब से कहते हैं, हम बतौर सरदारान आपस में मशवरा करेंगे। और फिर सुलेमान साहब कहते हैं कि ये सब बहुत जल्दी में हुआ यकूब साहब। जिस पर यकूब साहब कहते हैं, आपका रास्ता खुला रहे, आपका दिमाग रोशन रहे, इश्ताल में जल्दबाजी ना करें, गौर से सोचें, चलें, सलामत रहें। फिर कारिसी साहब और सुलेमान साहब अपने सिपाहियों को लेकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। तो पीछे से आयान आगा मोचल कदमों के साथ आस्ता आस्ता आगे बढ़ रहा होता है। उसे आस्ता आस्ता आगे बढ़ता देखकर यकूब साहब पीछे से कहते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो अयान? कि दूसरी जानब उस्मान साहब और उनके जांबाज सिपाही वहाँ से जंगल में एक जानब आते हैं और एक जगह पर रुक कर उस्मान साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं, सिपाहियों, हम कुछ अरसे से शक का शिकार थे, लेकिन हमारे शकूक आश्कार हो गए हैं। और भाईंदर से कहते हैं, भाईंदर साहब, और अपने बेटों से कहते हैं, तुम आयान आगा के पीछे जाओगे। ये सुनकर बुरान कहता है, हजूर, जो कुछ भी अभी हुआ सिर्फ इसी वजह से इसके पीछे जा रहे हैं। तो उरहान कहता है कि वो बहुत से बहादुरों की मौत का सबब बना है, इससे ज़्यादा वो मज़ीद क्या करेगा बुरहान साहब। तो फिर उस्मान साहब भाईंदर से कहते हैं, भाईंदर साहब, हमें बताएं। भाईंदर कहता है, उस दिन जब मैं अयान का पीछा कर रहा था तो मुझे वो जगह मिली जहाँ उसने सोना रखा था। वो सोने की वजह से खौफज़दा लग रहा था, लेकिन हजूर, मैं इसके खौफ को अच्छी तरह जानता हूँ। कुछ और बात थी, कुछ और खुफिया बात। ये सुनकर ओरहान कहता है, इसीलिए वो मैदान जंग में गायब हो गया था। और फिर कहता है, हजूर, आपको क्या लगता है ये सब अयान ने तरतीब दिया है? तो अलाउद्दीन कहता है, इसका फ़ैसला करने में जल्दबाजी ना करें भाई, हम सब जानते हैं वो ताजर है, वो जंग से डरता है। इसके अलावा जब हजूर ने उसे बचाया था तब भी वो भागने की जगह तलाश कर रहा था। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, मेरे बच्चों, इस मामले में कोई इत्तेफाक भी हो सकता है। इंसाफ का तराजू अगर एक बार बिगड़ गया तो रियासत और कौम दोबारा कभी नहीं उठ पाएगी। इसलिए पहले हम इसकी तफ्तीश करेंगे, फिर सर कट जाएंगे। और फिर कहते हैं, जब तक हमें यकीन ना हो कोई भी मेरे हुक्म के बगैर हरकत नहीं करेगा।
تو سب کہتے ہیں جیسے آپ کا حکم حضور۔ تو پھر عثمان صاحب بائندر سے کہتے ہیں بائندر صاحب، اور اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں میرے بچوں اب اپنے وظیفے پر جاؤ۔ یہ سن کر اورحان اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے ہر طرف پھیل جاؤ اور ایان آغا کے بارے میں سب معلوم کیے بغیر ہم واپس نہیں لوٹیں گے، چلو۔ اور پھر اورحان، علاؤدین اور سپاہی وہاں سے ایان آغا کا پیچھا کرنے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر دوسری طرف میدان جنگ والی جگہ پر یعقوب صاحب ایان آغا سے کہتے ہیں کہ عثمان نے تمہیں معاف کر دیا ایان، لیکن میرا حساب تم سے ابھی باقی ہے۔ یہ سن کر ایان یعقوب صاحب کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میرے سلطان، ہم ایک سخت جنگ سے بچے ہیں، آپ کو معلوم ہے، ابھی چلیں پہلے زخموں کا علاج کرنے دیں۔ یعقوب صاحب کہتے ہیں میری طرف سے جہنم میں جاؤ، تم سونے کی خوشبو ہزاروں میل دور سے سونگھ لیتے ہو، لیکن تم یہ نہیں سمجھ پائے کہ تمہیں جال میں پھنسایا جا رہا ہے، یا شاید تمہیں معلوم ہو گیا تھا اور شاید انہوں نے ہمیں جال میں پھنسانے کے لیے تمہیں بہت زیادہ سونا دیا ہو۔ یہ سنتے ہی ایان ذرا غصے سے کہتا ہے میرے سلطان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جبکہ یہاں اتنے شہید پڑے ہیں کہ میں اپنی قوم کو بیچ دوں گا۔ یہ سنتے ہی محمد نہایت غصے سے آگے بڑھتا ہے اور ایان کو گریباں سے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے میری طرف دیکھو، میں عثمان جیسا نہیں ہوں، میں تمہاری گردن مروڑ دوں گا۔ تم نے اس کتے کو بھگا دیا، میرے جنگجو تمہاری وجہ سے مارے گئے، اور اسے تھپڑ مارنے لگتا ہے تو یعقوب صاحب کہتے ہیں چھوڑ دو محمد، چھوڑو اسے بات کرنے دو۔ تو محمد ایان کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو پھر ایان کہتا ہے محمد صاحب، میرے سلطان، میری عقل صرف کاروبار میں چلتی ہے، سچ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بزدل ہوں اور غداری کروں گا۔ میری دھوکہ دے کر امیر بننے کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے میں نے اپنی زندگی میں بہت کما لیا ہے، میرا اللہ میرا گواہ ہے، میں نے ایک بات بتائی اور میرا یہ حال دیکھیں میرے سلطان، میں اپنی جان کی بجائے پیسہ بہا دوں گا۔ یہ سنتے ہی یعقوب صاحب ایان سے کہتے ہیں ابھی یہاں سے چلے جاؤ اور کچھ عرصہ میرے سامنے مت آنا، چلو۔ یہ سن کر ایان اندر ہی اندر خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے جیسے سلطان حضرت کا حکم ہو، میں تب تک آپ کے سامنے نہیں آؤں گا جب تک آپ معاف نہیں کر دیتے۔ یہ کہہ کر وہاں سے روانہ ہوتا ہے اور جاتے ہوئے اپنے دل میں کہتا ہے میں ویسے بھی تم لوگوں کو کب نظر آیا ہوں احمقو۔ ناظرین، یہاں پہ ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ہماری ویڈیو دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی دیں۔ شکریہ۔